पसंद है मैम। सिर्फ़ देखना पसंद है कि ट्राई भी किया कभी आपने? नहीं मैम, मैंने बस देखा है। स्टैंड अप कॉमेडी देखना क्यों पसंद है? मैम क्योंकि उसमें काफ़ी जनरल टॉपिक सोशल इश्यूज़ या फिर जो हमारे डे टू डे रिलेशंस हैं, उसको काफ़ी कॉमिक और ह्यूमर वे में प्रेज़ेंट किया जाता है। तो वो वो काफ़ी कभी-कभी काफ़ी इंटरेस्टिंग। बिलो द बेल्ट भी होता है। देखा आपने? यस मैम, अभी रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुई थी, जिसमें कुछ कॉमेडियंस थोड़ी कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स एयर हुए थे। बट मैम ओवरऑल अगर स्टैंड अप कॉमेडी को एज़ अ जॉनर देखा जाए तो उसमें मेजॉरिटी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनकी क्लीन कॉमेडी होती है। कितने तरह के कॉमेडी के जॉनर हैं? कुछ बताइए मुझे। मैम मुझे 2 ही पता है। एक जिसमें स्क्रिप्टेड होता है, कंप्लीटली वो कॉमेडी स्क्रिप्टेड होती है और उसमें मल्टीपल मेंबर्स का रोल होता है। एंड सेकंड मैम स्टैंड अप कॉमेडी जिसमें बहुत स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं है और एक सोलो परफॉर्मर भी एंटायर शो कंडक्ट कर सकता है। किस तरह के देखना पसंद करते हैं आप? सॉरी मैम, मैं क्वेश्चन समझी नहीं। आप स्क्रिप्टेड और नॉन स्क्रिप्टेड किस तरह के कॉमेडी जॉनर पसंद करती हैं? मैम मैं जनरली नॉन स्क्रिप्टेड जो क्राउड वर्क होता है स्टैंड अप कॉमेडी में वो देखना पसंद करती हूँ। क्राउड को हैंडल किया है आपने? कभी ऐसा मौका मिला है आपको? कॉलेज, अ, स्कूल? मैम मैंने कॉलेज में विदिन एकेडमी अटेंड मतलब क्राउड को मैनेज किया है, स्टूडेंट्स क्राउड को। बट ऐसे ही ओवरऑल मैम पब्लिक को नहीं हैंडल किया है। चलिए स्टूडेंट क्राउड को ही बात करते हैं। अगर जनरल आप रोड पे भी जब जो क्राउड इकट्ठी होती है प्रोटेस्ट के लिए तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट टॉपिक हो तो स्टूडेंट ही रहते हैं। तो एक तरह की उनकी जो मनोकांक्षा है वो एक ही तरह की होती है। क्या-क्या डिफिकल्टीज़ आती हैं स्टूडेंट क्राउड को हैंडल करने के लिए? कौन किस-किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम जो डिफिकल्टीज आती हैं, पहला कि कोई मेल पुलिस ऑफिसर किसी फीमेल प्रोटेस्टिंग कैंडिडेट को हिट ना करें या अरेस्ट ना करें, तो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है। एंड सेकंड मैम अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पे किसी फोर्सफुल कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े, तो ये 2 मायने रखते हैं मैम। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आप स्टूडेंट के बीच में रही हैं और क्योंकि कॉलेज में आपने देखा है तो एज़ ए स्टूडेंट देखा होगा आपने उनको। तो यस अगर मैम। स्टूडेंट की क्राउड है, उनकी किस-किस मनोबल पे हमें तैयार रहना चाहिए कि नहीं-नहीं ये पॉइंट अगर उनका हमने टारगेट करके रखा तो वो बहुत क्राउड राइट जैसी कंडीशन नहीं आने देंगे, वो क्राउड मैनेजेबल क्राउड होगी क्योंकि क्राउड होना कोई बुरी बात नहीं है। क्राउड किस तरीके की रूप में आ रही है वो दिक्कत करती है। तो उस क्राउड को हम बिल्कुल इस बाउंड्री वर्ज पे रखें कि नहीं-नहीं ये क्राउड मैनेज हो सकती है। इस तरीके के स्टूडेंट्स के क्या मनोबल ऐसे देखें तो 2-3 पॉइंट मुझे बताइए किस-किस पॉइंट को कंट्रोल कर लेना चाहिए? मैम पहला कि उनके जो डिमांड्स हैं उसे पॉइंट वाइज़ सुनना और अगर एड्रेस हो एट द मोमेंट उस समय पॉसिबल हो तो जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर हो या जिनके खिलाफ उनकी पॉइंट्स है उसे एड्रेस करना। सेकंड मैम उस क्राउड में स्टूडेंट्स के आड़ में कोई अनसोशल एलिमेंट्स ना एंटर करे, जिससे क्राउड भड़क सके। ये अवॉइड करना। मैम मुझे अभी यही दोनों पॉइंट्स ज़रूरी लग रहे हैं। चलिए, केमिस्ट्री पढ़ी उसके बाद आपने क्या जॉब किया फ्रीलांसिंग में कौन से सेक्टर में? मैम फाइवर पे मैंने वीडियो सबटाइटलिंग और कैप्शनिंग में काम किया है। आप फाइवर में सिर्फ सबटाइटलिंग का काम कर रही थी, यस मैम, सबटाइटलिंग एंड कैप्शनिंग। कैप्शनिंग का। कैप्शन कितना इम्पोर्टेंस रखता है एक वीडियो के लिए? मैम कैप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कैप्शनिंग के थ्रू एक वाइडर ऑडियंस को रीच किया जा सकता है। क्योंकि कैप्शनिंग में मैम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही वॉइसेस कोट होते हैं वहाँ पे। तो जो भी अगर ऑडियंस जो सुनने में समर्थ नहीं है, तो उन तक भी वो वीडियो पहुँच सके, तो उसके लिए मैम वो एक लार्जर ऑडियंस को रीच करती है। फाइबर सेक्टर में आपने काम किया, कुछ न्यू डेवलपमेंट बताइए फाइबर के सेक्टर में? सॉरी टू करेक्ट यू मैम, बट फाइवर मैम एक पोर्टल है, फ्रीलांसिंग पोर्टल है मैम, जो ऐसे सिर्फ फ्रीलांस। पोर्टल पे आपने काम किया, फाइबर रिलेटेड वर्क नहीं किया आपने चलिए।
नहीं मैम, फाइवर FIVERR मैम, वो एक वेबसाइट है, पोर्टल है, तो ओके, इट कनेक्ट्स द फ्रीलांसर्स एंड द क्लाइंट्स। ओके, ओके, आई अंडरस्टैंड अबाउट फाइवर इफ आई बी हियर, ओके। ओह यस मैम। फूड अल्टरेशन की बात करें, तो कोई एक कॉमन सिटीजन है, वो कौन-सी ऐसी बेसिक केमिस्ट्री घर पे लगा सकती है लेड क्रोमेट को चेक करने के लिए? हल्दी में या दूध में? मैम मैंने इसके बारे में पढ़ा है, बट सॉरी मैम, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात यूरिया को हम नीम ऑयल से क्यों कोट करके रखते हैं? मैम नीम कोटेड यूरिया एक बेटर ऑल्टरनेटिव है प्योर यूरिया का, क्योंकि थोड़ा वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो इस वजह से मैम गवर्नमेंट अभी नीम कोटेड यूरिया को प्रमोट करना चाह रही है। इसके और कोई बेनिफिट्स, खासकर सॉइल को लेके? मैम सॉइल की जो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंसी है वो डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स से हिट उतनी बुरी ना हो, इस वजह से एक बेटर एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव नीम यूरिया को चूज किया जा रहा है। बट मैम उससे बेटर ऑल्टरनेटिव जो अभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है वो नैनो यूरिया है। ओके। कौन-सी क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड है जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं? और जो केमिस उसकी ब्लीचिंग पाउडर के पीछे की जो केमिस्ट्री है बिहाइंड द ब्लीचिंग पाउडर, वो कौन-सी केमिस्ट्री हम यूज़ करते हैं और उसकी एफिकेसी ओवर द टाइम कम क्यों होती जा रही है? मैम जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। और फ़ॉर्मूला क्या है? मैम मुझे जहाँ तक याद, मैम मैं गेस कर सकती हूँ। करिए। CaOCl2। ओके, नेक्स्ट। और मैम उसकी एफिकेसी कम क्यों होते जा रही है मैम? सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चलिए। बिहार की अगर सॉइल देखें तो एसिडिक टू नॉर्थ टू अल्कलाइन टू सम पार्ट्स ऑफ साउथ वेरी कर रहा है। ये इसकी बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो अगर, या फिर बहुत ज़्यादा ये बेसिक ना चला जाए, इसके लिए कौन-सी केमिकल ट्रीटमेंट आप रिकमेंड करेंगी फार्मर को? मैम अगर सॉइल एसिडिक है तो जिप्सम रिकमेंड करूंगी, ताकि वो सॉइल न्यूट्रलाइज होके थोड़ा अपनी एसिडिटी कम कर सके। तो जिप्सम इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव मैम। और टू बेसिक है तो? मैम अगर वो बेसिक है तो मैम सोडियम के सॉल्ट्स यूज किए जा सकते हैं। और मैम अभी मैम मुझे सोडियम सॉल्ट्स याद आ रहे हैं। कॉन्फिडेंट है इसके बारे में आप? यस मैम। चलिए, थैंक यू दिव्यांशु जी। थैंक यू मैम। आपने फ्रीलांसर के रूप में कार्य किया है? यस सर। क्या कार्य करती थी आप? सर सबटाइटलिंग और कैप्शनिंग ऑफ वीडियोस, एडिटोरियल वीडियोस या फिर शॉर्ट मूवीज ऐसे। किस प्लेटफ़ॉर्म पे कार्य करते थे? सर फाइवर। किस-किस संस्थान के लिए आपने ऐसा कार्य किया है? सर स्पेसिफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं सर। कुछ तो क्लाइंट सॉरी सर। कुछ क्लाइंट का नाम बताइए? सर क्लाइंट प्राइवेट क्लाइंट्स हैं सर, सो फाइवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग सर क्लाइंट्स के आप नाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सर रिवील नहीं किए जा सकते। फ्रीलांसिंग आप करती थीं। गिग वर्कर का नाम सुना है आपने? जी सर। वो भी तो एक तरीके का फ्रीलांसर ही है। जी सर। उसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? सर रिसेंटली ही पिछले साल गवर्नमेंट ने 4 नए लेबर कोड्स लाए थे। कोड ऑन सोशल सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। तो इसमें सर गिग वर्कर्स की बात कही गई है। इसके अलावा सर ई श्रम पोर्टल पे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के गिग वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन। और सर थर्ड वुड बी सोशल सिक्योरिटी में सर उनको एक 5 लाख सर अप्रॉक्स 5 टू 6 लाख का एक पैकेज है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उनको वो इंश्योरेंस मनी मिलेगा। आज के समय में तो जेन ज़ी हैं,
वो चाहते हैं कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ बंध के काम नहीं करना है, फ्रीलांसिंग करते हैं और अच्छा पैसा अर्न करते हैं। वो अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीना पसंद करते हैं। आप भी जेन ज़ी हैं, आप भी वो काम कर भी रही थीं, अर्निंग भी कर रही थीं। तो फिर ये सिविल सर्विसेज़ में आने की मोटिवेशन आपको कहाँ से आ गया? सर सिविल सर्विसेज़ का आने का मेरा मोटिव वो कॉलेज टाइम से ही था। सर मैंने एक इंटर्नशिप की थी दोस्ताना सफ़र में जो कि एक एलजीबीटीक्यू ग्रुप है। तो उस ग्रुप में मैंने काम करके रियलाइज़ किया कि सर एनजीओज़ में अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, बट इफ़ेक्टिव चेंज लाने के कोई ऑप्शंस उतने नहीं होते हैं। तो सर इकोनॉमिकली मैं थोड़ा स्टेबल और सस्टेनेबल होना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने फ्रीलांसिंग को 2023 तक कंटिन्यू किया और उसके बाद फिर सर मैं फुल टाइम सिविल सर्विसेज़ में हूँ। फ्रीलांसिंग में एप्रॉक्स पर मंथ आप कितना वो अर्न कर लेती थीं? सर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे इट डिपेंडेड बट अगर मंथली सर ऑन एन एवरेज बात करें तो सर 30 टू 32,000। कितने घंटे देने पड़ते थे इसके लिए आपको? सर अगर सर इट वाज़ नॉट रेगुलर बट अगर एक वीडियो पे बात करें तो सर लगभग 6 से 7 घंटे और कभी-कभी सर 9 घंटे भी। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या उपाय किए जाने चाहिए? सर स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए बिहार गवर्नमेंट अभी मल्टीपल स्टेप्स ले रही है। जैसे बिहार स्पोर्ट्स प्रमोशन पॉलिसी आया है। इसके अलावा सर एकलव्य मॉडल पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिएट होंगे हर ब्लॉक में। 4th सर मशाल स्कीम चलाया जा रहा है जिसमें स्कूल लेवल पे अच्छे एथलीट्स को पिक किया जाएगा, जब वो स्कूल में ही रहेंगे। एंड 4th सर राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्रिएट हुआ है एंड बनाया गया है एंड स्टेडियम सर क्रिएट हुआ है। तो ऐसे मल्टीपल स्टेप्स लिए जा रहे हैं सर एंड 5th वुड बी सर मेडल लाओ नौकरी पाओ का स्कीम सर। आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार एजुकेशन सर्विस और बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस। बिहार एजुकेशन सर्विस में अगर आप जॉइन करते हैं, किस पोस्ट पे आपकी जॉइनिंग होगी? सर प्रोग्राम ऑफिसर। प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में। शिक्षा में सुधार के लिए आप अपनी तरफ से कौन-कौन से कदम उठाना चाहेंगे? सर मैं 2 कदम उठाना चाहूँगी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। सर एलिमेंटल लेवल पे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बीच में एक डिफरेंस सिखाना, जो कि बिहार गवर्नमेंट की एक टीचर फेमस भी हुई थी बांका की खुशबू कुमारी और उनके उस मॉडल को राजस्थान गवर्नमेंट ने अडॉप्ट भी किया था। तो एक वो सर एंड सेकंड सर स्टूडेंट्स के बीच में स्पेशली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट के बारे में सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हेलो दिव्यांशा जी, हेलो मैम। कब है इंटरव्यू? मैम 30 तारीख को। काफ़ी समय तो नहीं है। अब बताइए कि आपको इंटरव्यू में कौन-कौन सा सेक्शन खुद से लग रहा है कि मैं पीछे रह गई और थोड़ा एक्सप्लेन करना था या फिर और थोड़ी कॉन्फिडेंस लानी कुछ ऐसा सेक्शन लगा या बिल्कुल टॉप लगा? क्या लगा? 10 नहीं आउट ऑफ मैम 10 रेट करूँ मैं? नहीं मैम केमिस्ट्री के मैम बेसिक क्वेश्चंस थे उसको हम और बेटर आंसर कर सकते थे मैम। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जॉब एक्सपीरियंस कुछ ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा परमानेंट रही हो कि आप सेटल डाउन हो रखे हो। तो आपने यस मैम। फ्रीलांसिंग किया है, तो आपकी लास्ट एजुकेशन केमिस्ट्री ही है और उसमें भी अगर थोड़ी इफ एंड बट आएगी तो दिक्कत आ सकती है, तो उसको थोड़ा बेसिक एट लीस्ट कर लेना है, जो यस जनरल मैम। क्वेश्चन है। मैंने बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की इन एंड आउट की क्वेश्चंस नहीं करे, बिल्कुल जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, उसको थोड़ा देख लेना है। यस मैम। ठीक है? अदरवाइज़ आप यस मैम। आंसर बहुत अच्छा बोलती हैं, नो डाउट। आपकी जो बिल्कुल लाइवलीहुड तरीके से जो इंटरव्यू में बात करना चाहिए, उस तरीके से आप बातों को रखती हैं अपने, दैट्स वेरी गुड। कोई भी टॉपिक पे अपनी जो क्लियर व्यू होता है कि हाँ, मुझे कहाँ काम करना है, ये आपका बहुत अच्छा आता है। तो ये 3-4 बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं। उसको आप बनाए रखेंगी और करंट अफ़ेयर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अभी टच नहीं किया, तो उसको आप अपडेट रखेंगी और दूसरी चीज़ की जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन में सॉरी कहना पड़ रहा है, तो उसको ध्यान रखेंगे। बाकी कोई ऐसी यस मैम। अनवांटेड ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, तब तो कहना ही है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है जनरल है, उसको तो करके जाएँगे, तो उस पे ध्यान दे लीजिए थोड़ा-सा, जो भी बचा हुआ समय है।
ओके, ऑल द थैंक बेस्ट। यू मैम। थैंक यू मैम। एक चीज़ें हैं कि अगर आपके जॉब के बारे में पूछा जाए कि फ्रीलांसिंग में क्या-क्या किया है आपने, तो जहाँ तक हो सके उन्हें बताने और समझाने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो इस ऐज के लोग हैं कि वो लोग इन सब टर्मों को बहुत ज़्यादा उससे यूज़्ड टू नहीं रहते हैं। समझ में तो चीज़ें आती हैं, लेकिन कई बार होता है कि समझ नहीं पाते हैं कि क्या है, क्या काम करते थे। वर्क भी बहुत यूनिक तरीके का है आपका। तो जो यंग यस सर। जनरेशन लोग हैं उसे तो समझते हैं। उन्हें समझाने का थोड़ा-सा प्रयास करेंगे और कितना सिंपल वे में आप समझा सकते हैं उन बातों को, इसका अभ्यास आप पहले से करके रखेंगे। कि हाँ सर, मैंने ओ ये काम किया था, ये मेरा रोल था, इस ऑर्गनाइज़ेशन के तहत मैं काम करती थी और इस तरीके से मुझे पे स्केल पे मिल जाता था। जो भी जिस तरीके से मिलता था उन उन सब चीज़ों को अच्छे से बताने समझाने का प्रयास करना है आपको, ठीक है? बाद बाकी मैम ने सर बताया। हाँ, सर जैसे आपने पूछा कि क्लाइंट्स के नाम बताइए या फिर वैसे क्वेश्चन तो सर एक्चुअली प्रोटोकॉल नहीं है। तो अगर मैं वो वहाँ बोलूँगी तो वो रीज़नेबल लगेगा ना? बिल्कुल रीज़नेबल लगेगा और उन्हें इतना पता भी नहीं है कि क्या प्रोटोकॉल में है और क्या प्रोटोकॉल में नहीं है। उन्हें समझाने के लिए बता सकते हैं। उन्हें ओके सर यस सर। सर एक और क्वेश्चन था। सर बोलते-बोलते बीच-बीच में अगर हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा गया है तो बीच-बीच में इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंस आ जाते हैं तो वुड दैट बी अ मैटर? नो, बिल्कुल किसी तरीके से वो मैटर नहीं है। आप 50-40% इंग्लिश का यूज़ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग भी इतना उनको जानकारी रहता है, कई बार तो वो खुद ही इंग्लिश में बोलने का प्रयास करते हैं, बात करने का भी प्रयास करना करते हैं, बात करना भी चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि जो आईएएस कैडर के लोग रहते हैं, उन्हें अच्छे से इंग्लिश आता है। चूँकि बिहार है, तो हिंदी में इंटरव्यू लेना पड़ता है, तो वो लेते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं हिंदी में, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो आप बोल भी सकते हैं कि सर मैं इंग्लिश में बात करना चाहूँगा। कोई आपत्ति नहीं है इसमें। लैंग्वेज कोई किसी तरीके का बैरियर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। थैंक यू सर। ऑल द ऑल द बेस्ट। वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। वेल, थैंक यू सर। होप सो इस बार थैंक यू सर। बिल्कुल, बिल्कुल। रेणु जी अभी भी आपकी तरफ से साउंड आ रही है। अभी भी आ रही है मैम। बिल्कुल। इसको थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं तो?